आज की इस वीडियो में मैं वो टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के टर्म में हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। और यही टॉपिक की बात अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में करूं तो वहां पे मेरे पास टर्म आता है डिस्क आर्किटेक्चर। तो डिस्क आर्किटेक्चर, सेकेंडरी मेमोरी या मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे टर्म एक ही हैं और इससे कई बार हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ गेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन कई बार हमारे पास डिस्क एक्सेस टाइम से रिलेटेड आया है, कई बार क्वेश्चन सिंपल डिस्क से रिलेटेड आया है और सेमेस्टर के एग्जाम में भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैं आज इस वीडियो में वो सारे टॉपिक, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो कि मेरा डिस्क एक्सेस टाइम से भी है, डिस्क आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें हम नंबर ऑफ डिस्क किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सेक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ट्रैक्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले सिंपल डिस्क आर्किटेक्चर। तो अब अगर मैं इस डिस्क आर्किटेक्चर की बात करूं तो ये डिस्क हमें कहां पर देखने को मिलता है, मैं स्टार्टिंग से आपको सब कुछ बता देता हूं। सबसे पहले ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है। ये इस हार्ड डिस्क की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहां पे लिखा है 500 GB हार्ड डिस्क। ये 500 GB की हार्ड डिस्क है। तो इस हार्ड डिस्क में सबसे पहले मैं बैक साइड देखता हूं, यहां पर एक सर्किट दिख रहा होगा आपको। तो इस सर्किट को हम बोलते हैं पीसीबी, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि पीसीबी, हम टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टडी करते हैं कि पीसीबी दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो मैं आपको बता दूं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और प्रोसेस, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे इस सर्किट की हम बात कर रहे हैं, ये सर्किट का कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि कई बार जो हमारे पास डिवाइस होते हैं, कई बार जो हमारे पास नए नए इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पे हर एक इक्विपमेंट्स में आपको ये सर्किट देखने को मिलेंगे। जिस तरह से हम रेडियो की बात करें, टेलीविजन की बात करें, मोबाइल की बात करें या कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसकी बात करें, तो वहां पर ये सर्किट हमें देखने को मिलता है। अब इस हार्ड डिस्क में यहां पर आपको एक पावर सप्लाई दिख रहा होगा और एक डेटा, मतलब यहां पे हम पावर सप्लाई देते हैं और यहां से डेटा एक्सेस होता है। दो पोर्ट यहां पे आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद अब अगर मैं इस हार्ड डिस्क की बात करूं तो इस हार्ड डिस्क में यहां पे आप देखिए ये स्पिंडल वाला पार्ट है ना, आपको दिख रहा होगा ये स्पिंडल वाला पार्ट, मींस हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो यहां बीच में पार्ट लगा हुआ है स्पिंडल का, ये वाला, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा स्पिंडल। अब स्पिंडल में ये जो नंबर ऑफ प्लेटर आपको दिख रहे हैं ना, तो इस प्लेटर को मैं इस डिस्क से समझता हूं। ये एक सीडी ड्राइव डिस्क है। तो ये कहां लगा होता है, जैसे कि आप देखिए यहां पर आपको स्क्रू दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रू। तो इस स्क्रू को हम जैसे ओपन करेंगे तो तो यहां पर हमारा प्लेटर लगा हुआ दिख जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं यहां पर कि इसको जैसे आप ओपन करते हो तो यहां पे ये तो सिलेंडर वाला पार्ट आपको दिख जाएगा, मीन्स हम इस सीडी ड्राइव से उस चीज को समझ सकते हैं। और आप कभी इसको खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप जैसे ही इस पर खोलोगे तो आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो मेरे पास हार्ड डिस्क है ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए मैं आपको इसको खोल के नहीं दिखा रहा हूँ। जब भी अगर आप खोलना चाहो तो मैं तो आपको बस यही कहूंगा कि किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही आप इस चीज को खोलना, क्योंकि आप अगर इसको खोलोगे, थोड़ा सा भी डस्ट गया तो आपका जो हार्ड डिस्क है पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए कभी भी आप अगर उसको खोलना चाहो या आप जब भी हार्ड डिस्क को खोलना चाहो तो कोई खराब हार्ड डिस्क ही खोलना, नए हार्ड डिस्क को आप खोलने की कोशिश मत करना। और जब भी कोशिश करना किसी एक्सपर्ट को ही देना या एक्सपर्ट की निगरानी में ही आप इसको खोलना, क्योंकि 100% चांसेस है वो करप्ट होने के लिए, ठीक है। तो इस हार्ड डिस्क को मैं फिलहाल यहां पे रख देता हूं। तो अब अगर मैं इस डिस्क की बात करूं तो इस डिस्क को मैं एज अ प्लेटर यहां पे कंसिडर कर रहा हूं। अब जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन जो है स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है मैंने आपको हार्ड डिस्क में दिखा दिया। तो स्पिंडल की अगर मैं बात करूं तो स्पिंडल कुछ यहां पे इस टाइप से होगा, है ना। स्पिंडल, ये मेरा स्पिंडल है। यहां पे नंबर ऑफ प्लेटर्स यहां पे लगे हुए हैं। फिलहाल मैं एक डिस्क का एग्जांपल लेके आपको पूरा समझा दूंगा। तो जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल का काम क्या होता है, स्पिंडल या तो रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, है ना। तो वो हमारा डिपेंड करता है कि वो रोटेट कहां पे होना है, क्लॉकवाइज होना है कि एंटी क्लॉकवाइज होना है, ठीक है। स्पिंडल का फंक्शन ये होता है। सेकंड है हमारे पास सिलेंडर और ट्रैक। यहाँ पे मैं सिलेंडर को एज ए ट्रैक ले सकता हूँ, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गेट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं तो वहां पे सिलेंडर लिखा होता है और कई लोग बोलते हैं सिलेंडर वो मिसप्रिंट है, हमारे पास वो ट्रैक होना चाहिए। तो वो मिसप्रिंट नहीं है, पर हम सिलेंडर को एज अ ट्रैक उसको वहां पे हम कंसिडर करते हैं। उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में प्लेटर है, तो इस प्लेटर में आपको देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक्स लगे हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लगे हैं। तो ऐसे जो हमारे पास प्लेटर्स होते हैं उसमें कई तरह के ट्रैक्स देखने को मिलते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रैक्स की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। वहां पे छोटे छोटे पार्ट में कुछ ऐसा पॉइंट्स होगा, कुछ ऐसा पॉइंट्स होगा। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखिए इस टाइप से है,
इस टाइप से है, ये इस टाइप से है, तो उसको आप एज ए सिलेंडर कंसिडर कर सकते हो या तो आप उसको ट्रैक्स कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास सेक्टर। हर एक ट्रैक में मुझे कुछ ना कुछ बिट के फॉर्म में डेटा को पुट करना होता है, तो जहां पे हम डेटा को पुट करते हैं उसको हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हर एक ट्रैक में मैंने कुछ पार्टीशन कर दिया है यहाँ पर, और ये हो जाएगा मेरा सेक्टर। उस सेक्टर के अंदर क्या होता है, डेटा पुट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास आर्म असेंबली है, आर्म असेंबली का काम क्या होता है, आर्म असेंबली ये मेरा रीड और राइट हेड को अटैच करता है, मतलब यहां से ये एक तरह से अटैचमेंट है जिसमें हम रीड राइट हेड को रखते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रीड और राइट हेड है इसका काम क्या होता है, देखिए जिस तरह से मैं अगर बात करूं इस प्लेटर का, तो रीड राइट हेड का काम क्या होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होता है। तो जब भी इसका मूवमेंट होता है इस डिस्क का, तो रीड राइट हेड किस तरह से वर्क करता है, वो एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा। ऐसा नहीं कि हम रीड राइट हेड को उठा के किसी प्लेटर पर रख दिए हैं वहां, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा पहले होता था जब हम ग्रामोफोन का यूज करते थे, जब हमें कोई संगीत सुनना होता था। आपने कई बार पुरानी फिल्मों में देखे हो कि ग्रामोफोन का यूज किस तरह से होता है, हम उसका जो रीड राइट हेड होता है उसको उठा के हम यहाँ पे रखते हैं और म्यूजिक प्ले होने लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस प्लेटर की बात करूं, इस हार्ड डिस्क की बात करूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो रीड राइट हेड है वो कुछ ऐसा होता है, अटैच भी नहीं होता पूरी तरह से, वो ऐसा होता है, उसका मूवमेंट आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। अब जब मैं रीड राइट हेड की बात कुछ इस तरह से कर रहा हूं, तो रीड राइट हेड को हम पूरी तरह से यहाँ पे अटैच नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर गैप दिखना चाहिए इस तरह से, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से अटैच कर दोगे ना, तो जो आपका प्लेटर मूवमेंट होता है उस प्लेटर पे स्क्रैच आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। अब जब प्लेटर के अंदर स्क्रैच आ जाएंगे तो आपका जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए कई बार हम ये टर्म सुनते हैं कि बैड सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो बैड सेक्टर्स का रीजन बस यही है कि ये जो हमारे पास रीड राइट हेड है इस पर टच हो जाता है, तो वो टच नहीं होता, बस वो कुछ ना कुछ इस टाइप में आपको दिखता होगा। और सर्टेन एयर गैप्स के बीच हमारे पास क्या मैग्नेटिक डिस्क है, तो उस मैग्नेट से डेटा इजिली वहां पे फेच होता है और इजिली डेटा एक्सेस हम कर लेते हैं, ठीक है। तो रीड राइट हेड का फंक्शन कुछ ऐसा होता है, वो मूवमेंट करेगा आगे और पीछे। तो इस डिस्क आर्किटेक्चर में हमारे पास एक और टर्म आता है यहाँ पर, दैट इज डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग को हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो डिस्क शेड्यूलिंग का काम क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास रीड राइट हेड है, रीड राइट हेड क्या काम करता है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स को यहाँ पे क्रिएट करेगा, इस टाइप से क्रिएट करेगा। अब जब नंबर ऑफ मूवमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, तो किस तरह से हमें मिनिमल मूवमेंट है, मिनिमल मूवमेंट वहां पे चेक करना होता है, किस तरह से हम मिनिमल मूवमेंट के थ्रू डेटा को फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये काम होता है हमारा डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर। और डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर अगर मैं इसके अलावा प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करूं, तो वहां पे जो सर्टेन एल्गोरिथम्स है, जैसे कि अगर मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करता हूं, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर हमें मैक्सिमम थ्रूपुट देखने को मिलता है। मैक्सिमम थ्रूपुट के साथ साथ कई एल्गोरिथम्स और हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट हुआ या टाइम क्वांटम बेस्ड एल्गोरिथम हुआ। तो वहां पे कई ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें हमें स्टारवेशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ उस एल्गोरिथम में हमें मिनिमल थ्रूपुट और मैक्सिमम थ्रूपुट देखने को मिलता है। तो वो तो बात हुई सीपीयू शेड्यूलिंग की। बट अगर मैं डिस्क शेड्यूलिंग की बात करता हूं, तो हम मिनिमल मूवमेंट को देखते हैं। मिनिमल मूवमेंट के साथ साथ हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम डेटा को फास्ट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मुझे स्टार्टिंग में अभी ये बताना था कि ये डिस्क किस तरह से रोटेट हम करते हैं और हर एक रोटेशन का फंक्शन क्या होता है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। अगर मैं सिंपल डिस्क की बात करूं, तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन में इस डिस्क आर्किटेक्चर के थ्रू मैं यहां पे सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखता हूं, दैट इज प्लेटर, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेटर्स हमें पता होना चाहिए। अब मैं नंबर ऑफ प्लेटर्स की बात करूं, तो प्लेटर्स को मैंने लिख दिया 4, कि मीन्स हमारे पास 4 प्लेटर है। इस डायग्राम में आप देखो तो 3 प्लेटर्स है, बट मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूं कि हमारे पास 4 प्लेटर है। मल्टीप्लाई बाई हमें पता होना चाहिए सरफेस के बारे में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सरफेस, ठीक है। तो सरफेस क्या हो जाएंगे, जिस तरह से आप देखिए यहां पर ये मेरा डिस्क था, एक सरफेस हो जाएगा अपर सरफेस, एक हो जाएगा लोअर सरफेस। मतलब डेटा हमारा फर्स्ट पार्ट में भी है और नीचे वाले पार्ट में भी है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया सरफेस। अब कई बार क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है कि सरफेस जो हम ले रहे हैं बस फर्स्ट पार्ट को हमें लेना है, सेकंड पार्ट को हमें यूज नहीं करना है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। बट अगर बाय डिफॉल्ट की बात करें, तो हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, हम पूरी सरफेस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सरफेस की संख्या लिख देता हूँ 2। अब सरफेस के साथ साथ हर एक प्लेटर में क्या आ जाएगा, ट्रैक्स अपर में भी आ जाएगा, सरफेस में लोअर में भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ट्रैक्स। अब ट्रैक्स ये देखिए ये क्या है, ट्रैक्स ऊपर वाले पार्ट में भी है, ठीक है, नीचे वाले पार्ट में भी ट्रैक्स है। तो उसके बाद आ जाएगा ट्रैक्स। अब हर एक ट्रैक्स में क्या हो जाएंगे, सेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्टर्स,
ओके, सेक्टर्स ये वाले पार्ट हो गया मेरा, सेक्टर्स ये हो गया, इस टाइप से ये हो जाएगा सेक्टर्स। सेक्टर्स के बाद आ जाएगा मेरे पास डेटा साइज। ठीक है, डेटा साइज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि इस सेक्टर की साइज इतनी है 256 MB, 256 KB, 512 MB, तो वो डेटा साइज को हमें पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रैक्स, बस हमें यहां से पूछ दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रैक्स, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ प्लेटर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सरफेसेस और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रैक्स, हमारा आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछ दे नंबर ऑफ सेक्टर्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ प्लेटर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सरफेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रैक्स और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स, वो आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ गया डेटा साइज के बारे में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्क साइज या कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेटा साइज दैट इज अवेलेबल इन दिस मैग्नेटिक डिस्क, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्लेटर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सरफेसेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रैक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स, और जितनी आपकी डेटा साइज है उसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। डेटा साइज जैसे कि 256 MB, 512 KB, जो भी होगा वो 2 की पावर में भी होगा, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डेटा साइज को मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा जो डिस्क साइज है वो आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन बस इससे देखने को मिलते हैं, मींस इस डिस्क से देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं डिस्क एक्सेस टाइम का, क्योंकि डिस्क एक्सेस टाइम से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए डिस्क एक्सेस टाइम क्या है। ठीक है, तो डिस्क एक्सेस टाइम में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सीक टाइम। अब अगर मैं सीक टाइम की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक। मींस अगर मेरे पास ये प्लेटर्स है कुछ इस टाइप का, ऐसा मैंने बना लिया एक प्लेटर, यहां पे मेरा रीड राइट हेड है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में अगर मेरा रीड राइट हेड कुछ यहां पे है इस टाइप से, अब मुझे ये वाला ट्रैक चाहिए। ठीक है, ये वाला ट्रैक चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक का जो पहुंचने का टाइम होगा ना, वो हो जाएगा हमारा सीक टाइम, क्योंकि आपको डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ रहा है, टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक। मुझे इस ट्रैक पे जाना है, इस वाले ट्रैक पे। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो रीड राइट हेड है वो इस टाइम पे यहाँ पे है। ठीक है, तो यहां से इसका तो क्या होगा, ये मूवमेंट होगा यहां से यहां तक मूवमेंट, मींस यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे सीक टाइम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन टाइम। अब रोटेशन टाइम की मैं बात करूं, टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन, टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। ये हो गया मेरे पास एक डिस्क, और रीड राइट हेड कुछ इस टाइप से है। ये हो गया मेरा नंबर ऑफ ट्रैक्स, हर एक ट्रैक के अंदर आ जाएंगे नंबर ऑफ सेक्टर्स कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेक्टर का नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि S1 सेक्टर, S2 सेक्टर, S3 सेक्टर, S4 सेक्टर, S5 सेक्टर, S6, ऐसे कई नंबर ऑफ सेक्टर्स होंगे। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा छोटा यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने होंगे? S1, S2, S3, S4, S5, S6। अब जैसे कि मेरा रीड राइट हेड इस टाइम पे यहाँ पे है, ठीक है, मुझे सेक्टर चाहिए S1, तो S1 हमें यहाँ पे कब मिलेगा? जब ये पूरा कंप्लीट रोटेट करेगा यहाँ पर, ठीक है, तब जाके मुझे मिल जाएगा S1 सेक्टर। तो हम उसको बोल सकते हैं टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन। तो ये हमने बात किया रोटेशन टाइम का। रोटेशन टाइम को यहाँ पे आप 360 कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 360। अब क्वेश्चन में कई बार रोटेशन टाइम को मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 3600 RPM, ठीक है, मींस रोटेशन पर मिनट की हम बात करें। तो अगर मैं 60 सेकेंड्स की बात करूं तो 60 सेकेंड्स के अंदर आ गया 3600, 1 सेकेंड के अंदर क्या आ जाएगा? 3600 अपॉन 60। ओके, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 या 36 मींस ये हो गया 60, ये आ गया 6 और 0, ठीक है। तो 1 सेकंड में आ गया मेरा 60। तो हम 60 को यहां पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन के बाद। तो कई बार हमें क्वेश्चन में रोटेशन पर मिनट दिया होता है, गिवन होता है, तो हम वहां से इजिली 1 सेकंड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास रोटेशनल लेटेंसी। अब रोटेशनल लेटेंसी की बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा है? द टाइम टेकन टू रीच द डिजायर्ड सेक्टर। यहाँ पे क्या था? टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक। यहाँ पे है टू रीच द डिजायर्ड सेक्टर। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरे पास जो प्लेटर है, प्लेटर के अंदर क्या होते हैं? ट्रैक्स और सेक्टर्स। तो ये हो गया ट्रैक्स। अब यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ सेक्टर्स, यहाँ पे है रीड राइट हेड, ठीक है। तो रीड राइट हेड मतलब अभी यहाँ पे इस टाइम पे है,
मुझे अगर इस ट्रैक में पहुंचना है तो ये मूवमेंट करके आएगा। तो यहां से जो मूवमेंट इस सेक्टर के लिए, यहाँ पे हम ट्रैक की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सेक्टर की बात करेंगे। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो हमें डेटा इजिली मिल जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रोटेशनल लेटेंसी। अब रोटेशनल लेटेंसी के अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 केस हम लेते हैं। फर्स्ट इज बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस में क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास जो ट्रैक्स है, मतलब हम अगर इस ट्रैक पे अभी हैं, हमारा रीड राइट हेड इस ट्रैक पे है, यहाँ पर मतलब हम इस ट्रैक की बात कर रहे हैं, इस ट्रैक पे अगर मेरा रीड राइट हेड है और अगर मुझे डेटा चाहिए वो इसी ट्रैक का चाहिए, तो उसका तो मूवमेंट हुआ नहीं, वो हो गया हमारा बेस्ट केस, उसी टाइम पे है, उसी टाइम पे हमें मिल गया। ठीक है, तो हो जाएगा बेस्ट केस। वर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो अभी तो हम इस सेक्टर पे हैं, अगर मुझे इस सेक्टर का डेटा चाहिए तो ये पूरा कंप्लीट होकर यहां तक जाएगा, या आप इसको बोल सकते हैं ये यहां से मूवमेंट होकर ऐसे जाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा मेरा वर्स्ट केस। तो हम जनरली रोटेशनल लेटेंसी के अंदर हम एवरेज केस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ना तो कम ना ज्यादा, हम एवरेज केस को लेके यहां पर चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रोटेशनल लेटेंसी। अब उसके बाद टर्म आ रहा है मेरे पास ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखा है मैंने, डेटा टू बी ट्रांसफर अपॉन ट्रांसफर रेट। डेटा टू बी ट्रांसफर, डेटा टू बी ट्रांसफर का मतलब क्या है कि डेटा कितने स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है। अब स्पीड को हम यहाँ बैंडविड्थ के टर्म में कंसीडर करता हूं कि जनरली हमारे पास 4 Mbps का डेटा आ रहा है, 8 Mbps का डेटा आ रहा है, या जनरली हम क्वेश्चन में कई बार देखने को मिला है 512 बाइट्स पर सेकंड का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो डेटा होगा वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, डेटा टू बी ट्रांसफर के अंदर हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर रेट का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा डेटा रेट। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ट्रांसफर रेट या डेटा रेट उसको हम बोल सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा अपर हेड, लोअर हेड। यहाँ पे आप नंबर ऑफ हेड्स को एज ए सरफेस कंसीडर कर सकते हो। ओके, कई बार क्वेश्चन में एक हेड लेने की बात करते हैं, कई बार हम 2 हेड्स मतलब फर्स्ट और सेकंड उसकी बात करते हैं। अब कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक, किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे मैं जनरली कंसीडर कर लेता हूँ कि 256 kb मेरी कैपेसिटी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको दिया होगा, गिवन होगा, तो वहां पे हम कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में हम कितना रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे आरपीएम है 3000 आरपीएम है, अपने मन से कुछ मैंने ऐसा ले लिया, तो नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3000 अपॉन 60। ओके, फिर ये कितना आएगा 50। ठीक है, मींस 1 सेकंड में 50 रोटेशन से ये घूम सकता है। ओके, तो यहां पे आप देखिए, जैसे यहां पे अगर मैं डिस्क एक्सेस टाइम की बात करूं तो डिस्क एक्सेस टाइम हमें क्या करना होता है, डिस्क एक्सेस टाइम के अंदर, डिस्क एक्सेस टाइम इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा मेरे पास सीक टाइम, मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में ST, प्लस रोटेशनल लेटेंसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी रोटेशनल लेटेंसी की, प्लस ट्रांसफर टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर टाइम हो गया। अब ट्रांसफर टाइम के साथ साथ कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कंट्रोलर ओवरहेड, तो मैं ये भी लिख देता हूं कंट्रोलर ओवरहेड। कंट्रोलर ओवरहेड का मतलब क्या होता है कि वो किस तरह से सारे के सारे जो डेटा होंगे उसको किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोलर ओवरहेड कई बार क्वेश्चन में गिवन है, तो वहां पे अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसको हम 0 यहाँ पे ले लेंगे। वैसे भी इसकी लिखने की जरूरत है नहीं, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब कंट्रोलर ओवरहेड के बाद कई बार क्वेश्चन में होता है गिवन क्यूइंग डिले। ठीक है, अब क्यूइंग डिले की मैं बात करूं तो क्यूइंग डिले का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है इन कंपेयर टू सीपीयू काफी स्लो है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अगर एक टाइम पे ज्यादा आती रहती है तो हम हर एक रिक्वेस्ट को वहां से उठा के हम बफर के अंदर रखते हैं और हर एक रिक्वेस्ट में एक एक रिक्वेस्ट करके हम वहां पे एक्सेस करते हैं, तो वो आ जाएगा मेरा कंट्रोलर डिले के अंदर। तो अगर क्वेश्चन में कंट्रोलर डिले गिवन है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, अगर वहां पे गिवन नहीं है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास टोटल डिस्क का एक्सेस टाइम। कई बार आपको सीक टाइम अगर नहीं गिवन है, डायरेक्ट ये है, तो हम इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे, मतलब जो वैल्यू गिवन है हम उसको लेंगे, जो वैल्यूज गिवन नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो डिस्क एक्सेस टाइम का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो इस वीडियो में बस मुझे ये बताना था डिस्क आर्किटेक्चर के अंदर कि डिस्क का फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम प्लेटर का यूज करते हैं, सरफेसेस का यूज करते हैं, ट्रैक्स क्या होता है, सेक्टर्स क्या होता है, डेटा साइज क्या होता है, और अगर पूरा हमारे पास ये गिवन है तो डिस्क की साइज हम किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डिस्क एक्सेस टाइम की बात करूं तो सीक टाइम क्या होता है, रोटेशन टाइम, रोटेशन लेटेंसी,
ट्रांसफर टाइम और ट्रांसफर रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर रोटेशन पर सेकंड के अकॉर्डिंग रोटेशनल टाइम मुझे फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्क आर्किटेक्चर के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क आर्किटेक्चर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू।